नमस्कार। स्टोरीज विद सत्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कहानी चतुरी चमार। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चतुरी चमार डाक खाना चमियानी मौजा गढ़कला उन्नाव का एक कदीमी बाशिंदा है। मेरे नहीं, मेरे पिताजी के, बल्कि उनके पूर्वजों के भी मकान के पिछवाड़े कुछ फासले पर, जहां से होकर कई और मकानों के नीचे और ऊपर वाले पनालों का बरसात और दिन रात का शुद्धाशुद्ध जल बहता है। ढाल से कुछ ऊंचे एक बगल चतुरी चमार का पुश्तैनी मकान है। मेरी इच्छा होती है चतुरी के लिए गौरवे बहुवचन लिखूं, क्योंकि साधारण लोगों के जीवन चरित्र या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा दिया हुआ आश्चर्य द्विवेदी जी का प्रोत्साहन पढ़कर मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। पर एक अड़चन है, गांव के रिश्ते में चतुरी मेरा भतीजा लगता है। दूसरों के लिए वो श्रद्धेय अवश्य है, क्योंकि अपने उपन्यास साहित्य में आजकल के अधिकांश साहित्यकों की तरह अपरिवर्तनवादी है। वैसे ही देहात में दूर दूर तक उसके मजबूत जूतों की तारीफ है। पासी हफ्ते में 3 दिन हिरन, चौगड़े और बनेले सुअर खदेड़ कर फांसते हैं। किसान अरहर की ढूंढियों पर ढोर भागते हुए दौड़ते हैं, कटीली झाड़ियों को दबाकर चले जाते हैं। चोकड़े बेल, बबूल, करील और बेर के कांटों से भरे रुधवाए बागों से सरपट भागते हैं। लोग जेंगरे पर मंडनी करते हैं। द्वारिका नाई न्योता बांटता हुआ 2 साल में 2000 कोस से ज्यादा चलता है। चतुरी के जूते अपरिवर्तनवाद के चुस्त रूपक जैसे टस से मस नहीं होते। ये जरूर है कि चतुरी के जूते जिला बांधा के जूतों से वजन में हल्के बैठते हैं। संभव है चित्रकूट के इर्द गिर्द होने के कारण वहां के चर्मकार भाइयों पर राम जी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए उनका साहित्य ज्यादा ठास हुआ। चतुरी वगैरह लखनऊ के नजदीक होने के कारण नवाबों के साये में आए हों। उन दिनों मैं गांव में रहता था। घर बगल में होने के कारण बैठे हुए ही मालूम कर लिया कि चतुरी चतुर्वेदी आदिकों के संत साहित्य का अधिक मर्मज्ञ है। केवल चिट्ठी लिखने का ज्ञान ना होने के कारण एक क्रिय होकर भी भिन्न फल है। वो पत्र और पुस्तकों के संपादक हैं, ये जूतों का। एक रोज मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मंगवाकर अपने ही दरवाजे पर बैठक लगवाई। चतुरी उम्र में मेरे चाचा से कुछ छोटा होगा। कई घरों के लड़के बच्चे समेत चरक रसीद, रघुपति पद, नेहू, लोद आदि के सहयोग से मजरीदार डफलियां लेकर वो रात 8 बजे आकर डट गया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पट्टूदास आदि ज्ञात अज्ञात अनेकानेक संतों के भजन होने लगे। पहले मैं निर्गुण शब्द का केवल अर्थ लिया करता था। लोगों को निर्गुण पद है कहकर संगीत की प्रशंसा करते हुए सुनकर हंसता था। अब गंभीर हो जाया करता हूं। जैसे उम्र की बाढ़ के साथ अक्ल बढ़ती है, मैं मचिया पर बैठकर भजन सुनने लगा। चतुरी आचार्य कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता। मुझे मालूम हुआ चतुरी कबीर पदवाली का विशेषज्ञ है। मुझसे उसने कहा, काका, ये निर्गुण पद बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते। फिर शायद मुझे भी उन्हीं विद्वानों की कोटि में शुमार कर बोला, इस पद का मतलब? मैंने उतरे गले से बात काट कर उभरते हुए कहा, चतुरी, आज गा लो, कल सुबह आकर मतलब समझाना। मतलब से गाने की तलब चली जाएगी। चतुरी खकार कर गंभीर हो गया, फिर उसी तरह डिटेक्ट करता रहा। बीच बीच में ओज स्वीता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही। गाने में मुझे बड़ा आनंद आया। ताल पर तालियां देकर मैंने भी सहयोग किया। वो लोग ऊंचे दर्जे के उन गीतों का मतलब समझते थे। उनकी नीचता पर ये एक आश्चर्य मेरे साथ रहा। बहुत से गाने अलंकारिक थे,
वो उनका भी मतलब समझते थे। रात तक मैं बैठा रहा। मुझे मालूम ना था कि भगत कराने के अर्थ रात भर गवाने के हैं। तब तक आधी चरस भी खत्म ना हुई थी। नींद ने जोर मारा। मैंने चतुरी से चलने की आज्ञा मांगी। चरस की ओर देखते हुए उसने कहा, काका, फिर कैसे काम बनेगा? मैंने कहा, चतुरी, तुम्हारी काकी तो भगवान यहां चली गई। जानते ही हो, भोजन अपने हाथ पकाना पड़ता है, कोई दूसरा मदद के लिए नहीं है। जरा आराम ना करेंगे तो कल उठ ना पाएंगे। चतुरी नाराज होकर बोला, तुम व्याह करते ही नहीं तो तेरा काकी आ जाए। हाँ वैसी तो। मैंने कहा, चतुरी, भगवान की इच्छा। दुखी हृदय से सहानुभूति दिखलाते हुए चतुरी ने कहा, काकी बहुत पढ़ी लिखी थी। मैंने हसार को कई चिट्ठियां उनसे लिखवाई है। फिर चलती हुई चिलम में दम लगाकर, धुआं पीकर, सिर नीचे की ओर जोर से दबाकर, नाक से धुआं निकालकर बैठे गले से बोला, काकी रोटी भी करती थी, बर्तन भी मलती थी और रामायण भी पढ़ती थी। बड़ा अच्छा गीत गाती थी। तुम वैसा नहीं गाते। बड़हू बाबा दरवाजे बैठते थे। भीतर काकी रामायण पढ़ती थी, गजलें और ना जाने क्या क्या टिल्लाना गाती थी। क्यों काका? मैंने कहा, हाँ, तुम लोग चतुरी गाओ, मैं दरवाजा बंद करके सुनता हूं। जागने तक भगत होती रही। फिर कब बंद हुई मालूम नहीं। जब आंख खोली तब काफी दिन चढ़ाया था। मुंह धोकर दरवाजा खोला। चतुरी बैठा एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था। कबीर पदावली का अर्थ उससे किसी ने नहीं सुना। मैंने सुबह सुनने के लिए कहा था, वो आया हुआ था। मैंने कहा, क्यों चतुरी, रात सोई नहीं? चतुरी सहज गंभीर मुद्रा से बोला, सोकर जगे तो बड़ी देर हुई, बुलाने की वजह से आया हुआ हूं। जिनमें शक्ति होती है, अवैतनिक शिक्षक वही हो सकते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, पहले तुम कबीर साहब की कोई उल्ट बासी को सीधी करो। कौन सुनाऊं? चतुरी ने कहा, एक से एक बढ़कर है। मैं कबीरपंथी हूं ना काका, जहां निरह लगती है साहब आप खोल देते हैं। मैंने कहा, तुम पहुंचे हुए हो, ये मुझे कल ही मालूम हो गया था। चतुरी आंख मूंद कर शायद साहब का ध्यान करने लगा। फिर सस्वर एक पद गुनगुना कर गाने लगा। फिर एक एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा। उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना आनंद खोना था। जब वो भाग्य पूरा कर चुका, जिस तरह के भाष्य से हिंदी वालों पर कल्याण के निरामिष लेखों का प्रभाव पड़ सकता है, मैंने कहा, चतुरी, तुम पढ़े लिखे होते तो 500 की जगह पाते। खुश होकर चतुरी बोला, काका कहो तो अर्जुन मां। चतुरी का एक 17 साल का लड़का को पढ़ने के लिए भेज दिया करूं तुम्हारे पास? पढ़ जाएगा, तुम्हारी विद्या से लेगा, मैं भी अपनी दे दूंगा। तो कहो, भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए। मैंने कहा, भेज दिया करो, दिया घर से लेकर आया करें। हमारे पास एक ही लालटेन है, बहुत नजदीक खींचेगा तो गांव वाले चौंकेंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन गुरु दक्षिणा हम रोज लेंगे, घबराओ मत। सिर्फ बाजार से हमारे लिए गोश्त ले आना और महीने में 2 दिन चक्के से आटा पिसवा लाना होगा। इसकी मेहनत हम देंगे, बाजार तुम जाते ही हो। चतुरी को इस संयोग से बड़ी खुशी हुई। एक प्रसंग पर आने के विचार से मैंने कहा, चतुरी, तुम्हारे जूते की बड़ी तारीफ सुनी है। खुश होकर चतुरी बोला, हाँ काका, 2 साल चलता है, उसमें एक दर्द भी दबा था। दुखी होकर कहा, काका, जमींदार के सिपाही को एक जोड़ा हर साल देना पड़ता है। एक जोड़ा भगवता देता है, एक जोड़ा पंचमा। जब मेरा ही जोड़ा मजे में 2 साल चलता है, तब ज्यादा लेकर कोई चमड़े की बर्बादी क्यों करे? कहकर डबडबाई आंखों से देखता हुआ जुड़े हाथों से बटने लगाने लगा। मुझे सहानुभूति के साथ हंसी आ गई, मगर हंसी को होठों से बाहर ना आने दिया। संभल कर स्नेह से कहा, चतुरी, इसका वाजिबुल अर्ज में पता लगाना होगा। अगर तुम्हारा जूता देना अर्ज होगा
तो इसी तरह पुष्ट दर पुष्ट तुम्हें जूता देते रहना पड़ेगा। चतुरी सोचकर मुस्कुराया, बोला, अब्दुल अर्ज में दर्ज होगा, क्यों काका? मैंने कहा, देख लो, सिर्फ 1 रुपया हक लगेगा। वक्त बहुत हो गया था, मुझे काम था। चतुरी को मैंने विदा किया। वो गंभीर होकर सिर हिलाता हुआ चला गया। मैं उसके मनोविकार पढ़ने लगा। वो एक ऐसे जाल में फंसा है जिसे वो काटना चाहता है। भीतर से उसका पूरा जोर उभर रहा है, जिसमें बार बार उलझ कर रह जाता है। अर्जुन का आना जारी हो गया। उन दिनों बाहर मुझे कोई काम ना था, देहात में रहना पड़ा। गोश्त आने लगा। समय समय पर लोद, पासी, धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी चलता रहा। धृत पक्व मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार टपकी, आप ही निमंत्रित होने को पूछा। इस तरह मेरा मकान साधारण जनों का अड्डा बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया। अर्जुन की पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। पहले पहले जब दादा, मामा, काका, दीदी, नानी उसने सीखा तो हर्ष में उसके माँ बाप सम्राट पद पाए हुए को छाप कर उछले। सब लोग आपस में कहने लगे, अब अर्जुनवा दादा दादी पड़ गया। अर्जुन अपने बाप चतुरी को दादा और माँ को दीदी कहता था। दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की, कहा, बाबा, अर्जुनवा तो सब कुछ पढ़ लिख लेता है पर भैया नहीं लिखता। मैंने समझाया कि किताब में दादी दादा से भैया की इज्जत बहुत ज्यादा है। भैया तक पहुंचने में उसे 2 महीने की देर होगी। धीरे धीरे आम पकने के दिन आ गए। अर्जुन अब दूसरी किताब समाप्त कर अपने खानदान में विशेष प्रतिष्ठित हो चला। कुछ नाजुक मिजाज भी हो गया। मोटा काम ना होता था। आम खिलाने के विचार से मैं अपने चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससुराल चला गया। तब उसकी उम्र करीब 1-10 साल रही होगी। सोयम या चहर्रूम में पड़ता था। मेरे यहां उसके मनोरंजन की चीज ना थी, कोई स्त्री भी ना थी जिसके प्यार से वो बहला रहता। पर 2-4 दिन के बाद मैंने उसे देखा कि वो ऊबा नहीं। अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई है। मैं अर्जुन के बाप के जैसा, वो भी अर्जुन का काका लगता था। यद्यपि उम्र में उससे 1.25 पट था, फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे। फिर ये ब्राह्मण के लड़के भी थे। अर्जुन को नई और इतनी बड़ी उम्र में उतने छोटे से काका को श्रद्धा देते हुए प्रकृति के विरुद्ध दबना पड़ता था। इसका असर अर्जुन के स्वास्थ्य पर 3-4 दिन में ही प्रत्यक्ष हो चला। तब मुझे कुछ मालूम ना था। अर्जुन शिकायत ना करता था। मैं देखता था जब मैं डाक खाना या बाहर गांव से लौटता हूं, मेरे चिरंजीव अर्जुन के यहाँ होते हैं और या घर ही पर उसे घेर कर पढ़ाते रहते हैं। चमारों के टोल में गोस्वामी जी के इस कथन को मनहु मत गजगन निरखे सिंह किसो रही चोप वो कई बार सार्थक करते देख पड़े। मैं ब्राह्मण संस्कारों की सब बातों को समझ गया, पर उसे उपदेश क्या देता। चमार दबेंगे, ब्राह्मण दबाएंगे। दवा है, दोनों की जड़ें मार दी जाए, पर सहज साध्य नहीं, सोचकर चुप हो गया। मैं अर्जुन को पढ़ाता था तो स्नेह देकर उसे अपनी ही तरह का एक आदमी समझकर उसके उच्चारण की त्रुटियों को पार करता हुआ उसकी कमजोरियों की दरारें भविष्य में भर जाएंगी, ऐसा विचार रखता था। इसलिए उसमें कहां कहां प्रमाद है ये मुझे याद भी ना था। पर मेरे चिरंजीव ने 4 ही दिन में अर्जुन की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया और समय असमय उसे घर बुलाकर उन्हीं कमजोरियों के रास्ते उसकी जीभ को दौड़ाते हुए अपना मनोरंजन करने लगे। मुझे बाद में मालूम हुआ। सोमवार मियागंज के बाजार का दिन था। गोश्त के पैसे मैंने चतरी को दे दिए थे। डाक खाना तब मगरायर था, वहां से बाजार नजदीक है। मैं डाक खाने से निबंध भेजने के लिए टिकट लेकर टहलता हुआ बाजार गया। चतुरी जूते की दुकान लिए बैठा था। मैंने कहा, कलिका भैया आए हुए हैं, चौधरी हमारा गोश्त उनके हाथ भेज देना। तुम बाजार उठने पर जाओगे, देर होगी। चतुरी ने कहा, काका एक बात है, अर्जुनवा तुमसे कहता डरता है, मैं घर आकर कहूंगा, बुरा ना मानना लड़कों की बात का। अच्छा कहकर मैंने
बहुत कुछ सोच लिया। बकर कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंडाई लेने के लिए बनियों की तरफ चला। बाजार में मुझे पहचानने वाले ना पहचानने वालों को मेरी विशेषता से परिचित करा रहे थे। चारों ओर से आंखें उठी हुई थी। ताज्जुब ये था कि अगर ऐसा आदमी है तो मांस खाना जैसा घृणित पाप क्यों करता है। मुझे एक क्षण मात्र में ये सब समझ लेने का काफी अभ्यास हो गया था। गुरुमुख ब्राह्मण आदि मेरे घड़े का पानी छोड़ चुके थे। गांव तथा पड़ोस के लड़के अपने अपने भक्तिमान पिता पितामहों को समझा चुके थे कि बाबा कहते हैं मैं पानी पाड़े थोड़े ही हूं जो अरे गहरे नत्थु खैरे सबको पानी पिलाता फिरूं। इससे लोग नाराज हो गए थे। साहित्य की तरह समाज में भी दूर दूर तक मेरी तारीफ फैल चुकी थी। विशेष रूप से जब एक दिन वलायत की रोटी पार्टी की तारीफ करने वाले एक देहाती स्वामी जी को मैंने कबाब खाकर कबूल में प्रचार करने वाले रामचंद्र जी के वक्त के एक ऋषि की कथा सुनाई और मुझसे सुनकर वही गांव के ब्राह्मणों के सामने बीड़ी पीने के लिए प्रचार करके भी मुझे नीचा नहीं दिखा सके। उन दिनों भाग्यवश मिले हुए अपने आवारा गर्द नौकर से बीड़ी लेकर सबके सामने दिया सलाई लगाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारा इस झूठे धुएं से बढ़कर मेरे पास दूसरा महत्व नहीं। मैं इस आश्चर्य की आंखों के भीतर बादाम और ठंडई लेकर जरा रीढ़ सीधी करने को हुआ कि एक बूढ़े पंडित जी एक देहाती भाई के साथ मेरी ओर बढ़ते नजर आए। मैंने सोचा शायद कुछ उपदेश होगा। पंडित जी सारी शिकायत पीकर मधुमुख हो अपने प्रदर्शक से बोले, आप ही हैं? उसने कहा, हाँ यही है। पंडित जी देखकर गद्द हो गए। बोढ़ी उठाकर बोले, ओहो आप धन्य हैं। मैंने मन में कहा, नहीं मैं धन्य हूं, मजाक करता है खुसट। पर गौर से उनका पगड़ और खौर देखकर कहा, प्रणाम करता हूं पंडित जी। पंडित जी मारे प्रेम के संज्ञा खो बैठे। मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं, बड़े भाग्य से मिलता है। मैं खड़ा पंडित जी को देखता रहा। पंडित जी ने अपने देहाती साथी से पूछा, आप बे में सब पास हैं? उनका साथी अत्यंत गंभीर होकर बोला, हाँ जिला में दूसरा नहीं है। होंठ काट कर मैंने कहा, पंडित जी रास्ते में 2 नाले और एक नदी पड़ती है। भेड़िए लगान है, डंडा नहीं लाया। आज्ञा हो तो चलूं, शाम हो रही है। पंडित जी स्नेह से देखने लगे। जो शिकायत उन्होंने सुनी थी आंखों में उस पर संदेह था। दृष्टि कह रही थी वो वैसा नहीं, जरूर गोश्त ना खाता होगा, बीड़ी ना पी होगी। लोग पाजी हैं। प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ा। दरवाजे पर आकर रुक गया। भीतर बातचीत चल रही थी। प्रकाश कुछ कुछ था। सूर्य डूब रहा था। मेरे पुत्र की आवाज आई, बोल रे बोल। इस वीर रस का अर्थ मैं समझ गया। अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था, पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बुलवाते हुए हार ना हुई थी। चूंकि बार बार बोलना पड़ता था, इसीलिए अर्जुन बोलने से ऊब कर चुप था। डांट कर पूछा तो सिर्फ कहा, क्या? वही गुण बोल। अर्जुन ने कहा, गुड़। बच्चे के अट्टहास से घर गूंज उठा। भरपेट हंसकर स्थिर होकर फिर उसने आज्ञा की, बोल गणेश। रोनी आवाज में अर्जुन ने कहा, गणेश। खिलखिलाकर हंसकर चिरंजीव ने डांट कर कहा, गड़ास गड़ास करता है, साफ नहीं कहना आता। क्यों रे, रोज दतौन करता है? अर्जुन अप्रतिभित होकर दबी आवाज में एक छोटी सी हूं करके सिर झुकाकर रह गया। मैं दरवाजा धीरे से ढकेल कर भीतर खंबे की आड़ से देख रहा था। मेरे चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे गोरे कालों को देखते हैं। जरा देर चुप रहकर फिर आज्ञा की, बोल वर्ण। अर्जुन की जान आ पड़ी। मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी लगा। निश्चय हुआ अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उठने का। अर्जुन वर्ण के उच्चारण में विवर्ण हो रहा था। तरह तरह से मुंह बनाने का आनंद लेकर चिरंजीव ने फिर डांटा, बोलता है लगाऊं झापड़? नहा लूंगा, गर्मी तो है। मैंने सोचा अब प्रकट होना चाहिए।
मुझे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया और आंखें मल कर रोने लगा। मैंने पुत्र रत्न से कहा, कान पकड़कर उठक बैठक करो 10 दफे। उसने नजर बदल कर कहा, मेरा कसूर कुछ नहीं है और मैं क्यों ही कान पकड़कर उठक बैठक करूं? मैंने कहा, तुम इससे गुस्ताखी कर रहे थे। उसने कहा, तो आपने भी की होगी, इससे गुण कहला दीजिए। आपने पढ़ाया तो है, इसकी किताब में लिखा है। मैंने कहा, तुम हंसते क्यों थे? उसने कहा, क्या मैं जानबूझकर हंसता था? मैंने कहा, अब आज से तुम इससे बोल ना सकोगे। लड़के ने जवाब दिया, मुझे मामा के यहां छोड़ आइए। यहां डाल के आम खट्टे होते हैं, थोपी होती है, मुंह फदक जाता है। वहां पाल के आम आते हैं। चिरंजीव को नाई के साथ भेजकर मैंने अर्जुन और चतुरी को सांत्वना दी। कुछ महीने और मुझे गांव में रहना पड़ा। अर्जुन कुछ पड़ गया। शहरों की हवा मैंने बहुत दिनों से ना खाई थी। कलकत्ता, बनारस, प्रयाग आदि का सफर करते हुए लखनऊ में डेरा डाला। स्वीकृति किताबें छपवाने के विचार से कुछ काम लखनऊ में और मिल गया। अमीनाबाद होटल में एक कमरा लेकर निश्चिंत चित्त से साहित्य साधना करने लगा। इन्हीं दिनों देश में आंदोलन जोरों का चला, यही जो चतुरी आदिकों के कारण फिस हो गया है। होटल में रहकर देहात से आने वाले शहरी युवक मित्रों से सुना करता था। गाड़ा कोला में भी आंदोलन जोरों पर है। 600-700 तक जो किसान लोग इस्तीफा देकर छोड़ चुके हैं, वो जमीन अभी तक नहीं उठी। किसान रोज इकट्ठा होकर झंडा गीत गाया करते हैं। साल भर बाद जब आंदोलन में प्रतिक्रिया हुई, जमींदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दबाना शुरू किया। जब गांव के नेता मेरे पास मदद के लिए आए, बोले, गांव में चलकर लिखो, तुम रहोगे तो मार ना पड़ेगी, लोगों को हिम्मत रहेगी, अब सख्ती हो रही है। मैंने कहा, मैं कुछ पुलिस तो हूं नहीं जो तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर मार खाकर चुपचाप रहने वाला धैर्य मुझ में बहुत थोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति का दुरुपयोग हो। गांव के नेता ने कहा, तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, बस बैठे रहना है। मैं गया। मेरे गांव की कांग्रेस ऐसी थी कि जिले के साथ उसका कोई ताल्लुकात ना था। किसी खाते में वहां के लोगों के नाम दर्ज ना थे, पर काम में पूर्वा डिवीजन में उससे आगे दूसरा गांव ना था। मेरे जाने के बाद पता नहीं कितनी दरख्वास्तें तो जमींदार साहब ने इधर उधर लिखी। कच्चे रंगों से रंगा तिरंगा झंडा महावीर स्वामी के सामने एक बड़े बांस में गड़ा। बारिश से धुलकर धवल हो रहा था। इन दिनों मुकदमेबाजी और तहकीकात जोरों से चल रही थी। कुछ किसानों पर 1 साल के हरी भूसों को 3 साल का बाकी बनाकर जमींदार साहब ने दावे दायर किए थे, जो अपनी शुद्रता के कारण जमींदार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पास आकर किसानों की दृष्टि में और भयानक हो रहे थे। एक दिन दरख्वास्तों के फलस्वरूप शायद दरोगा जी तहकीकात करने आए। मैं मगरायर डाक देखने जा रहा था। बाहर निकला तो लोगों ने कहा, दरोगा जी आए हैं, अभी रहो। आगे दरोगा जी भी मिल गए। जमींदार साहब ने मेरी तरफ दिखाकर अंग्रेजी में धीरे से कुछ कहा। तब मैं कुछ दूर था, सुना नहीं। गांव वाले समझे नहीं। दरोगा जी झंडे की तरफ जा रहे थे। जमींदार शायद उखड़वा देने के इरादे से लिए जा रहे थे। महावीर जी के आते में झंडा देखकर दरोगा जी कुछ सोचने लगे। बोले, ये तो मंदिर का झंडा है। देखा, उसमें कोई रंग ना दिख पड़ा। जमींदार साहब को गौर से देखते हुए लौटकर डेरे की तरफ चले। जमींदार साहब ने बहुत समझाया कि यह बारिश से धुलकर सफेद हो गया है, लेकिन है ये कांग्रेस का झंडा। पर दरोगा जी बुद्धिमान थे। महावीर जी के अहाते में सफेद झंडे को उखड़वाकर वीरता प्रदर्शित करने की आज्ञा ना थी। गांव में कांग्रेस है इसका पता ना सब डिवीजन में लगा ना जिले में। थानेदार साहब करे क्या? उन दिनों मुझे उन्नीद रोग था, इसीलिए सिर के बाल साफ थे। मैंने सोचा कि वेश का अभाव है तो भाषा को प्रभावशाली करना चाहिए, नहीं तो थानेदार साहब पर अच्छी छाप ना पड़ेगी। वहां तो महावीर स्वामी की कृपा रही, यहां अपनी ही सरस्वती का सहारा है। मैं ठेठ देहात हो रहा था। थानेदार साहब ने मुझसे पूछा, आप कांग्रेस में हैं? मैंने सोचा
इस समय राष्ट्रीय भाषा से राष्ट्रभाषा का बढ़कर महत्व होगा। कहा, मैं तो विश्व सभा का सदस्य हूं। इस सभा का नाम भी थानेदार साहब ने ना सुना था। पूछा, ये कौन सी सभा है? उनके जिज्ञासा भाव पर गंभीर होकर नोबेल पुरस्कार पाए हुए कुछ लोगों के नाम गिनाकर मैंने कहा, ये सब उसी सभा के सदस्य हैं। थानेदार साहब क्या समझे, वो जाने मुझसे पूछा, इस गांव में कांग्रेस है? मैंने सोचा, युधिष्ठिर की तरह सत्य की रक्षा करूं तो असत्य भाषण का पाप ना लगेगा। कहा, कहां, इस गांव के लोग तो कांग्रेस का मतलब भी नहीं जानते। इतना कहते मैंने सोचा अब ज्यादा बातचीत ठीक ना होगी। उठकर खड़ा हो गया और थानेदार साहब ने कहा, अच्छा मैं चलता हूं, जरा डाक खाने में काम है। चिट्ठी रसा हफ्ते में 2 ही दिन गश्त पर आता है। मेरी जरूरी चिट्ठियां होती हैं और रजिस्ट्री, अखबार, मासिक पत्र पत्रिकाएं आती है। फिर उस गांव में हम लोगों की लाइब्रेरी भी है, जाना पड़ता है। थानेदार साहब ने पूछा, कांग्रेस की चिट्ठियां आती है? मैंने कहा, नहीं, मेरी अपनी। मैं चला आया। थानेदार साहब जमींदार साहब से शायद नाराज होकर गए। इससे तो बचाव हुआ, पर मुकदमा चलता रहा। जमींदार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने, जिनके एक रिश्तेदार जमींदार की तरफ से वकील थे, किसानों पर जमींदार को डिग्री दे दी। बाद में चतुरी वगैरह की बारी आई। दबे दायर हो गए। अब तक जो सम्मिलित धन मुकदमों में लग रहा था, सब खर्च हो गया। पहले की डिग्री में कुछ लोगों के बैल वगैरह नीलाम कर लिए गए। लोग घबरा गए। चतुरी को मदद की आशा ना रही। गांव वालों ने चतुरी आदि के लिए दोबारा चंदा ना लगाया। चतुरी सूख कर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, चतुरी, मैं शक्ति भर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कहां तक मदद करोगे काका? चतुरी जैसे कुएं में डूबता हुआ उभरा। तो तुम्हारा क्या इरादा है? उसे देखते हुए मैंने पूछा। मुकदमा लड़ूंगा, पर गांव वाले डर गए हैं, गवाही ना देंगे। दिल से बैठा हुआ चतुरी बोला। उस परिस्थिति पर मुझे भी निराशा हुई। उसी स्वर से मैंने पूछा, फिर चतुरी? चतुरी बोला, फिर छितनी, पिरकिया आदि मालिक ही ले ले। मैंने गांव में कुछ पक्के गवाह ठीक कर दिए। सत्तू बांधकर, रेल छोड़कर पैदल 10 कोस उन्नाव चलकर, दूसरी पेशी के बाद पैदल ही लौटकर हंसता हुआ चतुरी बोला, काका, जूता और पुर वाली बात अब्दुल अर्ज में दर्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।